बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, इसका चैप्टर नंबर 16 यानी कि चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। पिछला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा यानी कि चैप्टर नंबर 15 वो देख लीजिए। चैप्टर नंबर 16 ये शुरू हो गया। अच्छा, और पिछले चैप्टर को क्लिक करना है, पिछली वीडियो जो लास्ट न्यूमेरिकल्स की बनी है पिछले चैप्टर की, तो यहाँ पर लिंक देखिए, ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। सारे के सारे 10 न्यूमेरिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 17 जो है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये पता है, ये दोनों चैप्टर आपके सर पे से गुजर जाएंगे अगर आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता ना। ठीक है, पास्ट में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ कैसे गया। बात समझ में आ रही है आपको? कौन सा साल चल रहा है? ये 2024 चल रहा है, साल 2024। तो 2024 साल चल रहा है तो 2000 भी होगा भाई, 1999 भी होगा। 100 साल और पीछे चलते हैं तो 1899 भी होगा। 500 साल और पीछे चलते हैं तो 1599 भी होगा। फिर 1099 भी होगा। फिर 500 भी होगा। ठीक है, ये है 2024 एडी। 2024 से 2000, 1999, 1899 पीछे चल रहा हूँ, टाइम में पीछे लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, 1099, 500 भी हुआ होगा, और 500 के बाद 100 भी हुआ होगा, और 100 के बाद 50 भी हुआ होगा। पीछे 50 एडी भी तो हुआ होगा। 50 एडी के बाद 10 एडी भी हुआ होगा। 10 एडी के बाद 1 एडी भी, और 0 एडी भी। 2024 एडी से लेके 0 एडी तक यही हुआ होगा ना। देखें, लॉजिकल बात है, ये कोई अजीबोगरीब बात थोड़ी ना बता रहा। एडी का मतलब है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी लातीनी ज़बान में, और आसान लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं कि ये जो है इसके फुल वर्ड्स बनते हैं इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। ठीक है, और आसान अगर हम करें तो इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं आफ्टर क्रिस्ट। क्रिस्ट जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ 2024 एडी। तो ये कौन सा साल है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का 2024वां साल। क्या कहा मैंने? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का 2024वां साल। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुए कितने बरस बीत गए? 2024वां साल जा रहा है। तो पैदाइश हुई कब थी? दुनिया में कब आए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको क्रिस्ट कहा जाता है? 0 एडी। 0 एडी। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाया, उससे पहले क्या था? क्या दुनिया ख़त्म थी? नहीं, दुनिया तो चल रही थी, इंसान भी थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जितना टाइम पीरियड है, पहले इंसान तक, याद है पहला इंसान कौन है? मुस्लिम बिलीफ हमारा जो कहता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और अम्मा हव्वा को उसके बाद अल्लाह ने तख्लीक किया था। ये पहला पेयर ज़मीन पे आया था। पहला पेयर ये ज़मीन पे आया था। पहला पेयर, ये 2 ह्यूमंस आए थे। तो 2 इंसान जो ज़मीन पर आए, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, ये पहला पेयर कपल जो ज़मीन पर आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 0 एडी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, टाइम पीरियड है 0 एडी। उससे पहले वाला टाइम पीरियड होता है BC। ठीक है, तो अब इससे चलेगा BC टाइम पीरियड। BC टाइम पीरियड। हकीकत में जितने पैगंबर, रसूल, नबी दुनिया में तशरीफ़ लेके आए 1,24,000, उसमें से सेकंड लास्ट थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सेकंड लास्ट। और लास्ट कौन से थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब आए वो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ही आए ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट थे।
लास्ट से पहले 0 AD, तो उसके बाद जो है वो 571 AD, 571 AD, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 571वें साल कौन तशरीफ़ लाए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद से ये AD चल रहा है और अभी 2024 AD है। 0 AD और उससे पीछे का सारा टाइम कहाँ तक? जब पहले इंसान ज़मीन पर आए, 2 ह्यूमंस, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। समझ में आ गई बात आपको? इनसे नस्ल इंसानी चली थी, इस पहले पेयर से, इससे नस्ल इंसानी चली थी। बच्चे हुए, बच्चे हुए, बच्चे हुए और पूरी दुनिया में ये फैल गए। ये मुस्लिम बिलीव है, ये हमारा बिलीव है। ये BC टाइम पीरियड हो गया। ये तारीख बताने का मकसद क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को शुरू करना चाहिए ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को शुरू करना चाहिए डायरेक्टली, जैसे कि आप सुनते भी आ रहे हैं, कॉलेजेस में सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ठीक है भाई। इसका बैकग्राउंड तो समझे ना यार, तो आपको बात समझ में आएगी, वरना आप गुम हो जाएंगे इनके अंदर। आप यकीन कीजिए, आप गुम हो जाएंगे। बहरहाल, तो बात यहाँ से चल रही थी, इंसान आए और इंसान के बाद जो इंसानी इर्तिका, इंसानी आबादी बढ़ती रही, पूरी ज़मीन के ऊपर फैलती रही, और उसके बाद अंबिया कराम का ज़हूर भी होता रहा। और अब इस वक्त दुनिया कहाँ पर आ गई है? 2024 AD में। वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, BC टाइम पीरियड में और AD टाइम पीरियड में। अब BC टाइम पीरियड में जितने भी नबी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम BC टाइम पीरियड के हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम BC टाइम पीरियड के हैं, हज़रत हारून, याहया, ज़करिया, ये सब के सब BC टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। सिर्फ 2 नबी ऐसे हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट, जो AD टाइम पीरियड के हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो BC टाइम पीरियड में, और कौन? अच्छा, इनको BC को बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जितना टाइम पीरियड है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद। बहरहाल, ये सारी सिचुएशन आपने समझ ली। अब इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इंसान जब दुनिया में आया था तो उसकी ज़रूरियात क्या थी। 3 ज़रूरियात थी, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब खाना चाहिए उसको, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए। ये 3 ज़रूरियात थी, ठीक है। ये तो पूरी होती रहीं, धीरे 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 इंसान आगे बढ़ता गया। लेकिन एक चीज़ पर और इंसान गौर कर रहा था, और वो पता है वो क्या थी? वो था काम। इंसान इस कोशिश में था कि अपने काम को तेज़ कर सके, तेज़ कर सके इंसान अपने काम को। काम यानी कि वर्क। इसमें तेज़ी लाना चाहता था इंसान। बोलता था यार इसकी मैं तेज़ी कैसे लेके आऊँ? अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें इतना टाइम लग रहा है, इतना काम कर रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है, काम जल्दी कैसे होगा? तो जल्दी करने के लिए इंसान ने क्या बनाई? फिर इंसान ने मशीनें बनाना शुरू की। वो मशीनें जो बिजली से नहीं चलती थी, औजारों से चलती थी, ठीक है। तो पहले इंसान हाथ से काम करता था, मैनुअल वर्क होता था, मैनुअल वर्क, ठीक है। उसके बाद जो है इंसान ने फिर मशीनों से काम कर लेना शुरू किया, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल, जिसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। फिर मोटर की ईजाद के बाद, जब मोटर ईजाद हो गई तो अब यही काम इंसान जो मशीनों से ले रहा है, अब मशीनों में बिजली का भी इस्तेमाल हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो ये काम हाथ से लिया जा रहा है, मशीनों से लिया जा रहा है, और ऐसी मशीनों से लिया जा रहा है जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हुआ? काम में तेज़ी आ गई ना, काम में तेज़ी आ गई। इंसान इस बात पर गौर करता रहा कि यार वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से काम होता है। ये तो काम में तेज़ी की बात हो गई ना, स्पीड की बात हो गई, वर्क की स्पीड की बात की है अभी। तो ये स्पीड बढ़ाने वाले, ये स्पीड बढ़ाने वाले। काम होता कैसे? कौन सी चीज़ है जो कि काम करवा रही है? मेरी बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको BC टाइम पीरियड में ले गया हूँ। BC टाइम पीरियड में, ओ बहुत पहले एरिस्टोटल बैठा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। एरिस्टोटल भी BC टाइम पीरियड का है, और भी बहुत सारे यो ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, ज़्यादातर वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो सोच क्या रहे हैं? वो बोल रहे हैं यार ये काम जो है ये हो करवा कौन रहा है, इसके पीछे चीज़ क्या है?
उनको कुछ, उन्होंने फिर एक नाम दिया, बोला हमें नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन एक बात है कि जो जिस चीज़ के पास ये चीज़ होगी काम हो जाएगा वो, ठीक है। और वो चीज़ पता है क्या है? वो है एनर्जी। एनर्जी। तो इंसान ने ये बोला कि बाबा एनर्जी जिसके पास है ना वो तो काम कर सकता है, और जिसके पास एनर्जी नहीं है ना वो काम नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर सिस्टम शुरू होता है कि एक इंसान है, मैनुअल का मतलब इंसानी हाथों से किया हुआ काम ना, ठीक है। एक इंसान है वो कम काम कर रहा है, एक इंसान जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा मजदूरी कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? जो ज़्यादा मजदूरी कर रहा है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जो कम मजदूरी कर रहा है उसके पास कम एनर्जी है। देख रहे हैं काम का ताल्लुक एनर्जी के साथ। आगे और देखें, फिर मैकेनिकल वर्क, जो ज़्यादा मशीन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो क्या कर रही है? उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ पर भी एनर्जी का किरदार है, एनर्जी के बगैर काम हो ही नहीं सकता ना, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो मशीन ज़्यादा काम कर रही है एज़ कंपेयर टू मैनुअल। फिर जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल की तरफ आए तो एनर्जी और ज़्यादा आ गई है, ये अच्छी एनर्जी हो गई है, स्पीड बढ़ गई है, काम बढ़ गया है। तो इंसान शुरू से ये सोचता हुआ आ रहा है कि यार काम हो कैसे रहा है? चलो ये तो उसने नाम दे दिया, बोला भाई ये चीज़ है जिसके बगैर काम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस चीज़ में इजाफा किया जाए तो काम में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस चीज़ में कमी हो जाएगी तो काम में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वो लेके चला। अब यहाँ से आगे सफ़र चलता रहा, एडी जो है इसके ऊपर काम होता रहा। अब इसके पीछे एक जो चीज़ जिसको ऑब्ज़र्व किया इंसान ने, उसने हीट को देखा, गर्मी। इससे बड़ा ज़्यादा वास्ता पड़ता था ना इंसान का, हीट के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता था। तो वो ये चीज़ देख रहा था कि गर्मियों के दिनों में तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, भागते दौड़ते फिरते रहते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में हम थोड़े वीक हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? ये चीज़ इंसान ने ऑब्ज़र्व की। उसने बोला सर्दियों में, विंटर सीज़न में हम डल हो जाते हैं, हम इतना एक्टिव नहीं होते, इतनी तेज़ी के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो हम बहुत तेज़ी के साथ हरकत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो वजह क्या है? वजह हीट है। सर्दियों में हीट कम होती है और गर्मियों में हीट ज़्यादा होती है। तो उन्होंने फिर अब बोला कि ये हीट एग्जैक्टली क्या है? ये हीट एनर्जी। ये क्या है? हीट एनर्जी है। आगे चल के इस हीट एनर्जी की डेफिनेशन चेंज हो गई, लेकिन शुरू में लोग हीट को ही एनर्जी कहते थे। तो बात समझ में आ गई कि जो चीज़ गर्म होगी वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। आप भी नहीं देखते कि आप अगर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना, बॉडी गर्म हो जाती है आपकी। क्यों आपकी बॉडी गर्म हो गई भाई? आपकी कार जो है बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, आपने बहुत ज़्यादा कार चलाई है, कार का इंजन गर्म हो गया, गाड़ी भी गर्म हो गई। क्यों गर्म हो गई? सोचिए। यही इंसान गौर कर रहा था। वो बोल रहा था कि ये जो काम तेज़ हो रहा है, स्लो हो रहा है, इसके पीछे एनर्जी है। तो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी। अब उन्होंने बोला बाबा इसको हीट को पकड़ लो बस। अगर हम हीट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हाथ से किया हुआ काम ज़्यादा होगा। इंसान कर रहे हैं ना हाथ से किया हुआ काम, सर्दियों में कर रहे हैं तो स्लो हो रहा है, गर्मियों में कर रहे हैं तो तेज़ हो रहा है। तो उन्होंने बोला सर्दियों के अंदर हीट का इजाफा करो, जो कि एनर्जी है, इससे काम ज़्यादा होगा। और मशीनों के अंदर, वो मशीनें जो कि बिजली से नहीं चलती, उनके अंदर हीट का इजाफा करो, हीट को इंट्रोड्यूस कराओ, ये काम क्या करेंगी? ज़्यादा करेंगी। और अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क है, इसके अंदर भी किस चीज़ का इजाफा करो? हीट का इजाफा करो, तो ये भी काम ज़्यादा करेंगी। इसको छोड़ दें, ये नहीं होगा ना, ये नहीं। यहाँ पर अब पता लगा इंसान को कि भाई एनर्जी की सिर्फ एक शक्ल हीट ही नहीं है, एनर्जी की दूसरी शक्लें भी हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलेगी, हीट एनर्जी नहीं चलेगी। ये दूसरी अब इलेक्ट्रिकल आ गई। इलेक्ट्रिकल, ये भी एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल तो इसके अंदर तो चलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं चलेगी। तो हम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे अभी, हम तो सिर्फ इससे ताल्लुक़ है हीट एनर्जी से, ठीक है।
बैकग्राउंड समझ में आ गया कि क्यों आखिर इसके पीछे पड़े हुए हैं हम, हीट के पीछे वजह क्या है, काम की ज़्यादती, काम हमें तेज़ी से लेना है। ठीक है, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपका ये चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर नंबर 17 है, ये क्या बात कर रहा है? चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 में आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 16 जो आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये किसकी बात कर रहा है? ये पेट्रोल की बात कर रहा है जी। ये किसकी बात कर रहा है? पेट्रोल की। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसके बाद वाला चैप्टर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये किसकी बात कर रहा है? ये इंजन की बात कर रहा है जी। नाम सुना सा लगता है ना, आपकी कार के अंदर इंजन है, आपकी बाइक के अंदर इंजन है, जहाज़ में इंजन है, ट्रेन में इंजन है, हर जगह पर हर मैकेनिकल लोकोमोटिव कोई भी बॉडी है ट्रांसपोर्ट की, बस है, कार है, कोई भी आप नाम ले लें भाई, सबके अंदर आपको ये चीज़ तो मिलेगी ही, इंजन। और ये सब की सब चीज़ें क्या काम नहीं कर रही? काम कर रही हैं। क्या हरकत नहीं कर रही हैं? एक जगह से दूसरी जगह कर रही हैं, हरकत भी कर रही हैं। तो हरकत भी कर रही हैं तो सब में इंजन लगा हुआ है, बिल्कुल। उस इंजन में चल क्या रहा है? क्या है उसके अंदर? किससे चल रही हैं? पेट्रोल से, पेट्रोल से। और ये पेट्रोल पता है क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। हीट को भूलिए मत, इसी से मामला चल रहा है। ये बात मैंने क्लियर कर दी है ना अभी, कि हीट है जिसके पीछे उनको समझ में आ गई कि यार ये गर्मी है, हीट जो है इसकी मदद से हम, जो कि हीट एनर्जी कहलाती है, इससे हम जो है वो आगे मज़ीद काम ले सकते हैं बहुत सारे। अब हिस्ट्री में थोड़ा सा 200-300 साल पीछे चलते हैं, 2024 से पीछे। तो ये बात जहन में रखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 16 के अंदर आप पेट्रोल की ही बात करेंगे, यानी कि सिर्फ हीट की ही बात करेंगे। और इससे अगले वाले चैप्टर के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पेट्रोल इंजन को किस तरह से चलाता है और पेट्रोल किस तरह से हीट देता है जिससे इंजन चलता है, जिससे गाड़ियाँ चलती हैं दुनिया भर की, जिससे हवाई जहाज़ चलते हैं, ट्रक चलते हैं, कारें चलती हैं, बाइक्स चलती हैं। तो ये कैसे होता है ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर देखेंगे। मतलब इसमें पेट्रोल की बात होगी, अगले वाले चैप्टर में इंजन की बात होगी। कंबस्टिबल इंजन्स कहलाते हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हिस्ट्री ऑफ हीट, ज़रा इसको ले लें। तो ये कोर कॉन्सेप्ट देखें, आपसे कोई पूछता है ना यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या थर्मोडायनामिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप कर क्या रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या वजह है इसके पीछे, आखिर इंसान को पड़ी क्या है ये सब कुछ करने की, क्यों इस पर इतना काम किया गया है, क्यों इतना लोगों ने इस पर बहस की है। काफ़ी लोगों ने इस पर बहस की। अभी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ ना, हिस्ट्री आपकी बुक में लिखी हुई है, ज़रा इसको नोट करते रहिए। हिस्ट्री ऑफ हीट, हीट के ऊपर बात करने वाले, हिस्ट्री ऑफ हीट, हीट के ऊपर बात करने वाले। पहले जो हमारे पास थे यहाँ पर हिस्ट्री में, इसी चैप्टर में मैं आपको कुछ डेरिवेशंस वगैरह भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो चलेंगे ना ये बुनियादी बेसिक चीज़ें ही होंगी, कॉन्सेप्ट बियरिंग, ठीक है, कि ये है क्या। अच्छा, तो पहला जो आपका टॉपिक है बुक के मुताबिक, अगर मैं चलूँ ना तो बुक के मुताबिक हीट एंड वर्क, ये पहला, क्योंकि आपको पता है मैं चलता हूँ बुक के हिसाब से, बुक के हिसाब से बिल्कुल चलता हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। आप देखें पहला जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है पीडीएफ अगर यह बुक है, इंट्रोडक्शन, और पेज नंबर 17 के ऊपर ये पहला टॉपिक नज़र आ रहा है 16.1.1, 16.1.1, ये मेन हेडिंग है। बाकी इसके अंदर ही हेडिंग्स आएंगी, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ये हेडिंग आ गई।
और इसी के अंदर जो पहली सब हेडिंग है वो है हिस्ट्री की। हिस्ट्री लिखा हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा करके इसको कर देता हूँ हिस्ट्री ऑफ हीट, हिस्ट्री ऑफ हीट। ठीक है भाई, हिस्ट्री ऑफ हीट। तो इस मेन हेडिंग के अंदर ये जो पहली हेडिंग आपको मिली है हिस्ट्री ऑफ हीट, इसमें नाम देख लीजिए 18 सेंचुरी के अंदर किन किन लोगों ने हीट के बारे में बात की। 18 सेंचुरी के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसाक न्यूटन इन्होंने हीट के हवाले से बात क्या की। इन्होंने बोला भाई हीट जो है वो एक फ्लूइड है, सब्सटेंस ऑफ हीट इसको नाम दिया। इसको क्या नाम दिया, बोला ये फ्लूइड है एक। हीट क्या है, हीट एज अ फ्लूइड है, हीट इज फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक, ठीक है भाई। ये इसाक न्यूटन थे जिन्होंने हीट को क्या नाम दिया कि हीट जो है वो एक फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब कलेक्टिवली आप गैस या लिक्विड को कलेक्टिवली हम फ्लूइड कहते हैं। तो हीट को उन्होंने कहा कि ये एक फ्लूइड है, ठीक है, और इसको हम कैलोरिक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जोसेफ ब्लैक, ये सब 18 सेंचुरी में हो रहा है, याद रहे, अभी 19 सेंचुरी आएगी। जोसेफ ब्लैक, जिनको जे ब्लैक भी कहते हैं, आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर इन्होंने काम किया था। जे ब्लैक ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था। देखें, सब हीट के ही बारे में बात करेंगे, सब हीट के ही बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। इसके अलावा जोसेफ ब्लैक ने फ़र्क बताया था, डिफरेंस बताया था किस चीज़ के अंदर, हीट और टेम्परेचर के अंदर फ़र्क भी बताया था। हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान इन्होंने फ़र्क भी बताया था कि भाई फ़र्क है इसके अंदर। उसके बाद काउंट रम्सफोर्ड, तीसरे शख्स इसी सदी में, काउंट रमफोर्ड, इनको बेंजामिन थॉमसन भी कहते हैं। बेंजामिन थॉमसन, सॉरी यार, परी चली गई। बेंजामिन रमफोर्ड, इनको क्या कहते हैं, काउंट रमफोर्ड को बेंजामिन थॉमसन भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था। क्या किया था, यहाँ लिख देता हूँ एरो बना के। ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया था कैलोरिक थ्योरी को। आसान काम नहीं है न्यूटन को चैलेंज करना भाई। इसाक न्यूटन ने कैलोरिक थ्योरी दी थी ये, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको चैलेंज किया। चैलेंज्ड किसको, कैलोरिक थ्योरी को, कि भाई कोई फ्लूइड वगैरह नहीं है हीट। कोई फ्लूइड वगैरह नहीं है हीट। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने फिर क्या क्लेम किया, क्लेम्ड दैट, दावा किया किस चीज़ का, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोशन नॉट अ मटेरियल सब्सटेंस। क्या बोला इन्होंने, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोशन, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोशन नॉट अ मटेरियल सब्सटेंस, ठीक है भाई। ये काउंट रमफोर्ड थे जिन्होंने चैलेंज कर दिया आइजैक न्यूटन को। अब 19 सेंचुरी की तरफ चलते हैं। 19 सेंचुरी, सेंचुरी
19वीं सेंचुरी के अंदर सादी कारनोट, सादी कारनोट, फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेड द फाउंडेशन, बुनियाद रखने वाले थर्मोडायनामिक्स की, ये यही थे, लेड द फाउंडेशन, बुनियाद जो रखी किसकी, थर्मोडायनामिक्स की, लेड द फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेड द फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उन्होंने बोला भाई ये जो आप हीट है, हीट की मदद से हम मशीनों को चला सकते हैं, हीट की मदद से मशीनों को चला सकते हैं। इन्होंने और क्या किया था, कारनोट साइकिल दिया था, कारनोट साइकिल, इसको भी डिस्कस करेंगे। कारनोट साइकिल सादी कारनोट ने जो दिया था। उसके बाद जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनका तो नाम सुना होगा ना, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनके नाम से स्टैंडर्ड हीट का यूनिट है ना, जूल, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका बताता हूँ अभी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही बताऊँगा। जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो हैं, इन्होंने ये बात बोली थी कि हीट के अलावा एक और एनर्जी भी है जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी से आपको कुछ याद आ रहा है? मैकेनिकल एनर्जी वर्ड निकला है मैकेनिकल से वर्ड निकला है मैकेनिक। मैकेनिक क्या करता है भाई, कुछ याद आया? आपकी वर्कशॉप पर मैकेनिक क्या करते हैं? मैकेनिकल काम करते हैं, इंजन से छेड़छाड़ करते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो काम मशीन करे वो मैकेनिकल होता है, और मशीन का किया हुआ काम, उसके पीछे जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक नई एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराया, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई ये मैकेनिकल एनर्जी ये हीट एनर्जी के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात थी, इसका अंदाज़ा अभी आपको नहीं होगा, आगे चल के बताऊँगा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये भी इन्होंने बताया कि साबित किया एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स, यानी कि एनर्जी को जो है वो दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप सोचिए ज़रा, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं आपको। अगर आप सर्दियों में एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको हीट चाहिए ना। अब आग, हीट कहाँ से मिलेगी? लकड़ियाँ जलाएंगे, लकड़ियाँ तो हैं नहीं। आग कहाँ से जलाएंगे? आग भी नहीं है। अब हीट भी चाहिए, कहाँ से लाएंगे? मैकेनिकल वर्क करके। जी, आप मैकेनिकल वर्क करके मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अपने हाथों को हरकत देते हैं। आप जो सर्दियों में हाथ अपने रगड़ रहे होते हैं, ये क्या है? ये मैकेनिकल वर्क है भाई। फ्रिक्शन हो रही है, रगड़ हो रही है, ये मैकेनिकल वर्क है। आप मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। उसने बोला हीट से अगर हम दूसरे काम ले रहे हैं ना, आप हीट की मदद से चाह रहे हैं कि हीट की मदद से मशीनें चलें, तो ठीक है, हीट की मदद से मशीनें चलें, तो फिर ऐसा करें कि हीट के लिए आप दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है उसको हीट में कन्वर्ट कर लें। उन्होंने बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या हम हीट चाहिए तो भाई हमें लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी? उन्होंने बोला भाई लकड़ियाँ जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर लें। उन्होंने बोला दूसरी एनर्जी कौन सी आ गई? मतलब बहुत सारी एनर्जी हैं। ये बात की थी इन्होंने, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। उन्होंने बोला आपके मतलब की एनर्जी हीट एनर्जी है ना, उसी से मामला बनेगा ना आपका, तो आप दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर लें। ये बात थी। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स, ये बहुत बड़ी बात थी। और अभी मैंने आपको एक मिसाल दे के भी समझाया, ठीक है। और क्या है इसके अंदर? उसके बाद अगली जो शख्सियत इसी टाइम पीरियड में आती हैं वो है रुडोल्फ क्लॉजियस। 19वीं सेंचुरी के अंदर ही
तीसरा नाम आता है रुडोल्फ क्लॉजियस का। रुडोल्फ क्लॉजियस, रुडोल्फ क्लॉजियस एंड विलियम थॉमसन, दो नाम हैं, रुडोल्फ क्लॉजियस एंड विलियम थॉमसन। इन्होंने क्या किया? केल्विन का नाम याद है? हाँ, केल्विन का नाम कैसे भूल सकते हैं भाई, ये लॉर्ड विलियम जो है ना, विलियम थॉमसन, असल में ये लॉर्ड केल्विन है, लॉर्ड केल्विन। कैसे भूल सकते हैं लॉर्ड केल्विन को? ठीक है, फिर दोबारा एनर्जी की बात आ गई, टेम्परेचर की बात आ गई, क्या है? केल्विन टेम्परेचर है। तो विलियम थॉमसन असल में लॉर्ड केल्विन थे, तो इन्होंने भी तो एग्जैक्टली काम किया होगा इसमें कुछ डेवलप्ड। इन्होंने क्या किया? डेवलप, नोट कर लीजिए, डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, ये दोनों ने ही किया, रुडोल्फ क्लॉजियस एंड विलियम थॉमसन ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो दिया इन्होंने, कि अब उन्होंने बोला कि भाई आप इस हीट को इंजन में इस्तेमाल करें, इंजन चलेगा, इससे गाड़ियाँ चलेंगी, बस, जो अगले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अब 20th सेंचुरी की तरफ चलते हैं। 20th सेंचुरी के अंदर अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ना लें तो भाई ज़्यादती होती है, फिर पता है आपको, बहुत बड़ी शख्सियत 20th सेंचुरी। बीसवीं सदी आ गई अब। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है भाई, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया इन्होंने? प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, प्रोवाइडेड एविडेंस, प्रोवाइडेड एविडेंस, सबूत दिया, फॉर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, फॉर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर के हवाले से एटॉमिक थ्योरी, आपको याद है, अब एटम की भी तो बात हो रही थी, अब हीट सिर्फ नहीं है ना। इन्होंने ये साबित किया, प्रोवाइडेड एविडेंस, सबूत इस चीज़ का दिया, फॉर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, कि मैटर के हवाले से जो एटॉमिक थ्योरी चल रही है कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है सारा का सारा, उन्होंने इसके बारे में इसको साबित किया, इसको बाकायदा साबित किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इससे क्या हुआ? हेल्प्ड, इससे हेल्प हुई, इस्टेब्लिश द काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, इससे काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट जो है उसको मदद मिली। इस्टेब्लिश द काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट। पार्टिकल्स की देखें अभी तक बात नहीं हो रही, इससे पहले आपने पार्ट गौर किया कि पार्टिकल की तो बात ही नहीं हुई। मैंने इतनी जो हिस्ट्री आपको पूरी बताई ये हीट की, इसमें कहीं भी पार्टिकल्स का जिक्र नहीं आया। पार्टिकल्स का तो जिक्र आना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल का उस ज़माने में कोई सोचता ही नहीं था भाई। 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, उस ज़माने में बस हाँ ठीक है, पार्टिकल्स की तरफ इतना किसी का ध्यान नहीं था। ये दूसरे लोग थे जो पार्टिकल्स की तरफ ध्यान दे रहे थे ना। उसी से फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, एटॉमिक थ्योरीज आई, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं एटॉमिक थ्योरीज आती रहीं। तो अब ये जो फिज़िक्स का हीट का कॉन्सेप्ट चल रहा था, हीट का और एनर्जी का, इनका कन्वर्जन का, लाइक दिस, ये सारा का सारा इन्होंने फिर कनेक्ट किया पार्टिकल्स के साथ।
बोला भाई ये हीट जहाँ से पैदा हो रही है उसके पीछे कहीं किसी चीज़ से तो निकल रही होगी ना हीट, और इंजन जो है जो जिसके अंदर ये हीट इस्तेमाल हो रही है वो इंजन भी तो कोई चीज़ ही है ना, देखें। और अगर कोई चीज़ है तो मैटर है, और अगर मैटर है तो मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना है, और पार्टिकल्स से मिल के मैटर बना है। और अगर एक मैटर से हमें हीट मिल रही है तो एग्जैक्टली उसके पीछे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उसके, और यही हीट जा रही है इंजन की तरफ। इंजन इस हीट को लेके काम कर रहा है, तो इंजन भी पार्टिकल्स से मिलके बना है, इंजन के पार्टिकल्स इस हीट को ले रहे हैं। तो अगर इंजन के पार्टिकल्स काम कर रहे हैं तो इंजन काम कर रहा है। ये मेन चीज़ थी, ठीक है। इसको ज़रा समझिएगा कि अगर यहाँ पर ये साबित कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के एटॉमिक थ्योरी जो मैटर के हवाले से दी जा रही है ये सही है भाई, सारा मैटर एटम से ही मिलके बना है, पार्टिकल्स से ही मिलके बना है, और अल्टीमेटली फिर पार्टिकल्स हरकत में भी हैं, और हरकत से मुतालिक जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से जो भी आप बात करते हैं, हरकत के हवाले से जो भी बात करते हैं, वो कहलाती है काइनेटिक थ्योरी, हरकत से मुताल्लिक। बहरहाल इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इतना ही काफ़ी है। मॉडर्न डेवलपमेंट्स जो हैं अब आज की जदीद, इनको भी देख लें, इनमें क्या हो रहा है। मॉडर्न डेवलपमेंट्स किस चीज़ में, मॉडर्न डेवलपमेंट जदीद तरक्कियाँ क्या क्या हुई हैं, एडवांसेस किस किस चीज़ में तरक्की की है भाई। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इनकी तफसील मैं अभी नहीं बता सकता, इसके लिए माजरत चाहूँगा, वरना तो फिर पता नहीं कितनी तवील बात हो जाएगी। एंड क्वांटम मैकेनिक्स, एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। एक जुमले में अगर बात करूं, अच्छा ये कनेक्ट कर रही है किसको, कनेक्टेड, ये मॉडर्न डेवलपमेंट्स जो हैं, ठीक है। ये एडवांसेस मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट्स के अंदर आप हीट की तारीख को अगर आप देखें तो यहाँ पर अब हीट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है, बात हीट की ही हो रही है। देखें हिस्ट्री पूरी की पूरी हीट की है ना, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये क्या भला है, ये कौन सी ब्रांच है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये पता है हमें कि जदीद दौर में ये हीट के बारे में ये बात कर रही है एक नए तरीके से, ठीक है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये भी घूम फिर के हीट के ही बारे में कर रही है, लेकिन एक नए तरीके से। अब वो तरीका मैं बोलना नहीं चाहता यार, नहीं तो फिर बहुत तवील हो जाएगी बात, बहुत ज़्यादा, इसको फिर कभी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा इसके अलावा कनेक्टेड, कनेक्ट करती हैं, ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं ये कनेक्ट करती हैं किस चीज़ को, हीट टू बिहेवियर ऑफ एटम्स, हीट टू बिहेवियर ऑफ एटम्स, हीट टू बिहेवियर ऑफ एटम्स। देखें आपको हीट जो मिल रही है वो चीज़ों से मिल रही है ना, चीज़ें किससे मिलके बनी हैं, पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स में अगर हम एटम्स को ले लेते हैं तो एटम्स वहाँ कर क्या रहे हैं, कोई ना कोई तो बदलाव हो रहा है ना एटम्स के अंदर, जिसकी वजह से उसमें से हीट निकल रही है। तो यहाँ पर यही इस चीज़ को कनेक्टिविटी हो रही है इसकी, हरकत से मुताल्लिक, बिहेवियर ऑफ एटम्स। अच्छा उसके बाद फिर बिहेवियर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपने देखा वो 300 साल पुराना, अभी देखेंगे, खैर देखा नहीं है, इसी चैप्टर नंबर 16 और 17 के अंदर ये दो जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये 300 साल पुराने हैं भाई। तो क्या कोई जदीद भी थर्मोडायनामिक्स है, मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स है, मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स भी है।
मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स भी है। हीट एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब हीट की जो है वो डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, हीट एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मोशन, पार्टिकल्स इन मोशन। ठीक है भाई, ये आपकी हिस्ट्री तमाम हुई। अब जो है अगला जो टॉपिक है आपका थर्मल एनर्जी एंड वर्क। थर्मल एनर्जी क्या है और वर्क क्या है, इसमें इंटरनल एनर्जी एंड हीट भी आ जाएगा, इसमें हीट फ्लो भी आ जाएगा, हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी है, ये भी आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी और उसकी डेरिवेशन भी आ जाएगी। तो ये हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।